equivalent, that will be equal to what? Okay, 1 upon R1 will be equal to what? So 1 upon R1 will be equal to 2L divided by KA. तो KA ऊपर चला जाएगा, this will be 2L प्लस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा सर आपका 3 into 2, तो मतलब 6 KA divided by 2L is equal to कितना? 1 upon R equivalent. 1 upon R equivalent will be equal to what? So that will be equal to 4 into A into K equivalent divided by length. Length is still equal to 2L. Undoubtedly 2L will cancel out everywhere. K A cancel out everywhere. तो ये कितना हो जाएगा? 4K equivalent is equal to 7K. तो K equivalent की वैल्यू आ गई 7K by 4. Simple answer 7K by 4. This is the K equivalent or the value of K equivalent. अब इसी में फिर से सर दोबारा अगर हम बात करें कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट दैट विल फ्लो, तो रेट ऑफ हीट की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी फ्रॉम द होल कॉम्बिनेशन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो रेट ऑफ हीट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. The rate of flow of heat will be equal to K equivalent, which is equal to 7K by 4 into temperature का difference, which is 60 minus of 0 multiplied by area. Area of cross section will be written as equal to 4 multiplied by A. 4 multiplied by A divided by what? Divided by total length. Length की वैल्यू कितनी है? लेंथ की वैल्यू है 2L. अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आ जाए वो फाइनल आंसर है. ठीक है, तो 7K by 4 अब मैक्सिमम लोगों का आया है. बहुत बढ़िया सर. अब इसमें एक और चीज देखिए, इस आपसे कहेंगे कि सर ये एक रॉड है, ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड यहाँ से, और ये रॉड नंबर 3. ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया रॉड का. ये 3 रॉड है, ऐसा कुछ अज्यूम कर लो. आपसे बोला जाए कि सर ये वाला जो है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये वाला 90 डिग्री सेंटीग्रेड. जब भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आप हमेशा याद रखें अबाउट द स्टेडी स्टेट. ये वाला भी मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि दिस इज आल्सो मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, आपको ये भी बोला गया कि ये भी कितने टेम्परेचर में मेंटेन है, तो दिस इज आल्सो मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड लेट अस से कि मैं आपसे कहता हूं कि ऑल द रॉड्स आर आइडेंटिकल, L in K, L K. It may be same or it may be different, doesn't matter. मान लीजिए ये L, ये K, ये B है, and area of cross sections are same. Length K and area of cross sections all are same. इस केस में आपसे क्या बोला जाएगा? इस केस में आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पर जो ये जंक्शन बन रहा है ना, इसका टेम्परेचर अगर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस जंक्शन. ठीक है, तो इसमें तो 2 बातें पहले आप याद रखिएगा. पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे. कंडक्टर्स के क्वेश्चन आपको मिले थर्मल कंडक्शन में, जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा थर्मल कंडक्टर्स को ये जस्ट रिप्लेस बाय द रेजिस्टर्स. तो अगर आप इसको रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे तो ये एक रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, एक रेजिस्टर. दूसरा, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी कभी तो पढ़ा होगा, 12वीं कक्षा में तो पढ़ा होगा कम से कम. तो 12वीं कक्षा में आपने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो 12वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ जो भी कह लीजिए. तो किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी निकलेगा. किसी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी निकलेगा. तो मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ से द हीट करंट दैट फ्लोज इज इक्वल टू H, और यहाँ से हीट करंट दैट कम्स आउट इज H1, यहाँ से द हीट करंट दैट कम्स आउट इज H2. सर आपको कैसे पता कि इधर ही हीट फ्लो करेगा? मुझे नहीं पता. मुझे ये नहीं पता कि हीट इधर ही से उधर फ्लो करेगा या नहीं करेगा, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, तो हीट दैट कम्स टू अ जंक्शन विल बी इक्वल टू द हीट और द अमाउंट ऑफ हीट दैट गोज आउट ऑफ दैट जंक्शन. मतलब जितना हीट किसी जंक्शन पे आएगा उतना ही हीट उस जंक्शन से बाहर भी जाएगा. ठीक है, तो इस केस में हीट यहाँ से कितना आएगा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थीटा वो हमें निकालना है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हीट H
इज इक्वल टू H1 प्लस ऑफ H2। पहले तो ये मेथड पूरा समझ लो, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला रटवा दूंगा। तो H इज इक्वल टू H1 प्लस ऑफ H2। H की वैल्यू कितनी होगी, तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट कम्स इज इक्वल टू कितना, तो दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू H की वैल्यू लिखने का तरीका, तो सर K मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 0 माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, 0 माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, याद रखिएगा हीट करंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय द लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी L, that will be equal to what, that will be equal to K multiplied by A into 90 minus of theta, सॉरी थीटा माइनस ऑफ 90, क्योंकि हीट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, थीटा से 90 की डायरेक्शन में लिया है, तो हायर टेम्परेचर आई एम अज्यूमिंग एट थीटा एंड लोअर टेम्परेचर एज 90, तो L प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ फिर से K इंटू थीटा माइनस ऑफ 90 डिवाइडेड बाई कितना सर, डिवाइडेड बाई फिर से L। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से अगर सॉल्व करिएगा तो K बाई L विल कैंसल आउट फ्रॉम एवरीवेयर, तो इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ थीटा मींस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, प्लस अगेन ऑफ थीटा माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो दो बार थीटा माइनस ऑफ 90 मतलब ये हो गया 2 थीटा, तो माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस ऑफ 180 डिग्री। इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू होगी 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ यू सॉल्व फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाए। ठीक है, दो से ज्यादा रॉड लगे हुए हैं, नाइदर दे आर इन सीरीज नॉर दे आर इन पैरेलल, दो से ज्यादा रॉड लगे हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जाए तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब देखो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद रह जाए तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो अगर आपको याद रह जाए तो द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज सिंपल। यू कैन सिंपली क्लेम दैट ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन R1 प्लस ऑफ थीटा 2 अपॉन R2। इस तरह के रॉड के लिए प्लस ऑफ थीटा 3 अपॉन R3। डायरेक्ट अगर ये रिजल्ट याद रह जाए तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सॉल्व करके देखो, थीटा 1 अपॉन R1 प्लस थीटा 2 अपॉन R2, इसमें वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो देखो theta 1 that is the temperature at first, that will be written as equal to 0 divided by R, because all the conductors are identical, तो सबका thermal resistance 180 R ही है यहाँ पे जी। 180/3 आ जाएगा वो। बिल्कुल आएगा। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 90 बाय आर, तीसरे वाले के लिए 90 बाय आर डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। सॉल्व करके देखिए वही आ जाएगा जो अभी आपने करा है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो डायरेक्टली आप इसको यूज करके आंसर निकाल सकते हो। नहीं याद रहे तो मेथड आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है आपको। अज्यूम कर मेथड क्या करना है, आपको जंक्शन लॉ लगाना है। करंट वाला जो लॉ होता था जंक्शन लॉ, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और जंक्शन लॉ ये कहता है, जंक्शन लॉ क्या कहता है, तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि जितना भी करंट किसी भी जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर भी जाएगा। हो गया होगा शायद। अब देखिए ये तो हो गया थर्मल कंडक्शन की कहानी। थर्मल कंडक्शन में इतनी बातें आप याद रख लें और इतने पे क्वेश्चन कर लें तो काफी आपके लिए। अब इसी में मेथड्स क्या है, तो एक मेथड है कन्वेंशन। कन्वेंशन पे बेसिकली कोई भी मैथमेटिकल चीज आपकी नहीं है, ना ही कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला कन्वेंशन पे गिवन है। तो कन्वेक्शन पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको मालूम होगा डेफिनेशन, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड एक्चुअली लिक्विड और गैसेस आर हीटेड बेसिकली। आप ये कह सकते हो कि होता क्या है कि जब भी आप किसी कंटेनर में पानी भर दो और पानी भर के उसको हीट करो तो नीचे से एक्चुअली में पार्टिकल गर्म होता है, और पार्टिकल गर्म होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाके वो
ऊपर जाके सेटल होता है और ऊपर उससे जो पार्टिकल है जिसका टेम्परेचर कम है वो नीचे आता है। तो एक्चुअली में नीचे से हीट ऊपर जाती है और ऊपर के पार्टिकल फिर नीचे आते हैं, वो गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज तब तक जब तक ये पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड है वो गर्म नहीं हो जाए। तो इस प्रोसेस को आप कन्वेक्शन कहते हैं। तो इस कन्वेक्शन को पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, सिंपली हम आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या होता है? तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करती है या हीट रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। मुझे जो काम की बात है रेडिएशन में वो है, सबसे पहली काम की बात, दैट इज स्टीफेंस लॉ। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? स्टीफेंस लॉ ये कहता है कि इस लॉ के अनुसार कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर आप ले लें, तो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो हीट इमिट कर रही होगी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब क्या सर? सबसे पहली बात, ब्लैक बॉडी सबको पता है क्या? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसपे जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट कराओगे वो सब कुछ क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर रेडिएट करेगा। एब्जॉर्ब करने का ये मतलब नहीं कि एब्जॉर्ब करके रख ही लेगा, रेडिएट भी करेगा। बट इससे ना तो कुछ भी रिफ्लेक्ट होगा ना तो कुछ भी ट्रांसमिट होगा। वॉट एवर द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन इट, इट विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ द रेडिएशन। वैसे नन ऑफ द बॉडी इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली ब्लैक। ऐसा नहीं होता कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली ब्लैक हो, जिसपे जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट कराए हम, जितना भी हीट इंसिडेंट कराए वो सारा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा नहीं होता, बट फिर भी हम आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन हमारी है कि वी विल बी अज्यूमिंग दैट जितना भी हमने हीट इंसिडेंट कराया या रेडिएशन इंसिडेंट कराया, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी। तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द आइडियल ब्लैक बॉडी इन दिस केसेस, राइट? तो ये आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करें तो इस पे जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट होगी वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर? अब देखिए सर, एक्चुअली में ना किसी भी बॉडी पे जब भी आप हीट इंसिडेंट कराते हो तो वो तीन तरह से यूज होता है। कुछ अमाउंट उसका वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ अमाउंट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड कुछ अमाउंट गेट्स ट्रांसमिटेड। ठीक है, बट ब्लैक बॉडी के केस में ऐसा नहीं होता। खैर, तो ये स्टेफेंस लॉ ये कहता है कि इस लॉ के अनुसार एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, मतलब ऐसी ब्लैक बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, perfectly black body per unit area पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, जो भी कह लें आप, is directly proportional to fourth power of absolute temperature। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सर आपकी जो एनर्जी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, याद रखिएगा कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। या इसी को आप लिखते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा इनटू T टू द पावर 4, वेयर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफेंस कांस्टेंट। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? तो सिग्मा की वैल्यू होती है 6 into 10 to the power minus of 8 watt per meter square Kelvin to the power 4। ये सिग्मा की वैल्यू होती है सर। ठीक है, इसी केस में अगर आप एक कंडीशन ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि एक तो ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी का कुछ टेम्परेचर है और उसको आपने किसी सराउंडिंग में रख दिया है। मतलब ये ब्लैक बॉडी है, इसका कुछ टेम्परेचर है, यू हैव प्लेस्ड दिस ब्लैक बॉडी इन सम सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर कुछ और है। मान लीजिए कि इस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, लेट दैट टेम्परेचर बी इक्वल टू टी, और जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है, लेट दैट बी टी, और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, लेट दैट बी टी नॉट। मतलब आपने किसी ब्लैक बॉडी को लिया और रूम के अंदर रख दिया। रूम का टेम्परेचर मान लो कुछ टी नॉट है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी है, सच दैट कि टी इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो ब्लैक बॉडी अभी भी क्या करेगी? हीट को रेडिएट करेगी। अब इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड होगा या एनर्जी रेडिएटेड होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी
into delta A, ये जो आपकी एनर्जी होगी which will be emitted by this black body, that will be written as equal to sigma T to the power 4 minus of T not to the power 4. ठीक है, कि अगर किसी ब्लैक बॉडी के लिए आपको सराउंडिंग का भी टेम्परेचर गिवन हो, तो उस केस में जो हीट रेडिएट होगा दैट विल बी इक्वल टू T to the power 4 माइनस ऑफ T नॉट टू द पावर 4. इसमें एक और कंडीशन याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई जनरल बॉडी हो, ये कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, दिस इज सम जनरल बॉडी which is not a black body. तो कोई भी बॉडी हीट रेडिएट करती है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली द ब्लैक बॉडी टू रेडिएट द हीट. कोई भी बॉडी जो गर्म होती है वो हीट रेडिएट करती है, और इसीलिए तो कोई भी गर्म बॉडी खुद ही से ठंडी हो जाती है, तो वो हीट रेडिएट करती है. और इस केस में जो आप लिखेंगे इस वाले केस में, एनर्जी रेडिएटेड दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई ए. ठीक है, डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए. ये जो एनर्जी रेडिएटेड है दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा T to the power 4, where E is called as emissivity. E की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज emissivity. ये जो स्मॉल e है, ये स्मॉल e को हम emissivity कहते हैं. emissivity इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो इसलिए वो वैल्यू आपको गिवन होगी, उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा पे नहीं जा रहे हैं. तो अगर आपकी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है. ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल e की वैल्यू 1 होती है. बट अगर ब्लैक बॉडी ब्लैक नहीं है, कोई जनरल बॉडी है, तो उस केस में e की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हिच विल बी कॉल्ड एज एमिसिविटी. ठीक है, अब जैसे देखो इस पे सवाल, टू ब्लैक मेटालिक spheres of radius 4 meter at 200 Kelvin and 1 meter at 400 Kelvin will have ratio of energy radiation as. इसमें कुछ ऑप्शंस हैं सर. 1:1, ऑप्शन नंबर 2 is 4:1, ऑप्शन नंबर C is 1:4 एंड ऑप्शन नंबर D is 2:1. सर आपको बताना है कि दो ब्लैक मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनके रेडियाई आपको गिवन है. एक का रेडियस आपको गिवन है 4 मीटर, दूसरे का रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर. एक का टेम्परेचर है 200 केल्विन, दूसरे का टेम्परेचर है 400 केल्विन. तो आपको बताना है कि दोनों से हीट जो रेडिएट होगी, उस हीट का रेडिएशन, द रेट एट विच द हीट विल बी रेडिएटिंग फ्रॉम बोथ का रेशियो क्या होगा. एंड ऑफ कोर्स यू हैव ब्लैक बॉडीज. तो क्या करेंगे सर, दो ब्लैक मेटेलिक स्फीयर्स हैं, तो आपको अभी मैंने बताया था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू, सिंपली बताया था सिग्मा इनटू टी टू द पावर 4. तो यहाँ पर दोनों के रेडियाई अलग है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मान लो कि पहले वाली बॉडी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फॉर वन बॉडी, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दैट first body multiplied by temperature of that first body to the power 4. Similarly, delta q by delta t of for the second body, delta q by delta t for the second body will be written as equal to sigma multiplied by a2 multiplied by t to the power 4. यही तो करेंगे सर आप, क्योंकि कोई भी बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी कितनी हीट रेडिएट करेगी, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू. अब यहाँ पर हमने एरिया से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों बॉडी के एरिया अलग अलग है, और हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेट एट विच द एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड बाय बोथ द बॉडी, उसका रेशियो बताना है.
तो इसलिए हमने क्या किया है, एरिया से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। हम सिर्फ रेट ऑफ हीट कैलकुलेट करें कि रेट ऑफ हीट दैट विल फ्लो फ्रॉम द बॉडीज या रेडिएट फ्रॉम द बॉडीज, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सर अगर हम इसका रेशियो निकालें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फॉर फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फॉर द सेकंड बॉडी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी फॉर द सेकंड बॉडी, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। A1 will be written as equal to 4 pi R1 का स्क्वायर, 4 pi into R1 का स्क्वायर that is 4 का स्क्वायर multiplied by the temperature that is 200 Kelvin already given है, तो इसलिए आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है because it is already given in the absolute temperature। तो T to the power 4 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 4 pi into 1 का स्क्वायर into 400 to the power 4, ये करेंगे सर आप, बिकॉज आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, तो यू आर ऑलरेडी गिवन विद द टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसलिए चेंज नहीं करना है। अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं होता, डिग्री सेंटीग्रेड में होता, सेल्सियस में होता, तो फिर आपको टेम्परेचर को चेंज करना पड़ता है इनटू केल्विन। ऑलवेज रिमेंबर डेफिनेशन ही में लिखा है आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर किस में, तो टेम्परेचर विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ से फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ये हो जाएगा सर 4/1 का स्क्वायर, सर 1 रेशियो ठीक है। 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, फर्स्ट 1:1 आ रहा है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 400 इसको कर सकते हैं, 200 बाय 400 टू द पावर 4, ये कट गया, तो ये कितना हो गया सर 16, ठीक है। और ये 16 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा सर, 1/2। इसका अगर पावर फोर्थ करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो आ जाएगा। 4:1 नहीं आएगा फातिमा, 1:1 आएगा। डन। अब देखिए सर, ये लिख लिया हो तो एक और चीज सुन लीजिए इस कंडक्शन रेडिएशन से रिलेटेड। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, शायद आप लोगों ने सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली स्टेफेंस का एक वर्जन ही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये स्टेफेंस लॉ जो आपने पढ़ा है ना, स्टेफेंस लॉ या स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं इसको, ये जो आपने पढ़ा है उसी का एक स्पेशल केस है जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। स्टेफेंस लॉ में आपने ये पढ़ा है कि जब भी कोई बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा और उसको आप किसी सराउंडिंग में रख देंगे तो इट विल रेडिएट हीट, ठीक है। अगर कोई बॉडी अगर हीट रेडिएट करे तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन। भाई कोई भी बॉडी, गर्म बॉडी, उसको आपने किसी सराउंडिंग में रख दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी से हीट फ्लो करेगा, ये रेडिएट करेगा, और जब रेडिएट करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, बॉडी ठंडी होने लगेगी। तो स्टेफेंस लॉ से भी आप वो निकाल सकते हो कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना डिक्रीज हुआ है या नहीं। बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्पेशल केस है ऑफ दैट स्टेफेंस लॉ, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली तब आप अप्लाई करते हैं जब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल। देखो स्टेफेंस लॉ जो है आपने जो अभी जस्ट पढ़ा है उसमें उसमें भी आप रेट ऑफ कूलिंग निकालते हैं। बेसिकली जब बॉडी अगर हीट रेडिएट कर रही है तो क्या हो रहा है, हीट रेडिएट कर रही है तो बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो इसका दूसरा मतलब होता है कि बॉडी ठंडी हो रही है, बॉडी कूल हो रही है ना। तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि भाई रेट एट विच द हीट इज फ्लोइंग अगर मुझे निकालना हो तो मैं स्टेफेंस लॉ लगा सकता हूँ सीधा सीधा। तो फिर जब स्टेफेंस लॉ लगा ही सकता हूँ तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जरूरत क्या है अगर आप सोचे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बस इतना करता है कि वो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है कि अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस between the body and the surrounding is very small, तो you can apply the Newton's law of cooling। टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग के बीच का कितना छोटा होना चाहिए, तो याद रखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन body and surrounding can approximately be equal to या less than equal to surrounding
अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे इमेजिन करें कि अप्रोक्सीमेटली इट विल बी लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम है, देन यू कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उस केस में स्टीफेंस लॉ का जो शक्ल है ना वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बन जाता है। ठीक है, कैसे सर? मैं इतना तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इस बात को समझिए कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल होगा तो आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि सर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही तो पढ़ा था आपने, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी देखें तो आपने पढ़ा था सर सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट टू द पावर 4। पता नहीं सर बोला था या नहीं। अभी आपने स्टीफेंस लॉ में यही तो पढ़ा है, टी टू द पावर 4 टी नॉट टू द पावर 4, यही पढ़ा है। तो सर अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, लेट लेट टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस जो है इज डेल्टा टी। किसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस? तो ऑब्वियसली बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच का। तो मैं टी नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, टी नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, टी प्लस ऑफ डेल्टा टी। नहीं आई बात समझ में? where T naught is the temperature of surrounding, ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कंफ्यूज हो रहे हो तो बोलो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तुम्हें मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बका बच्चों मेरे जी लाल? सर। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर, सॉरी मैंने क्या बोला है सर? सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने कितना लिया है? ये मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी माई मिस्टेक। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट होगा और बॉडी का टेम्परेचर मैं ज्यादा मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, अज्यूम कर लेना कि लेट T is greater than T naught, where T naught is the temperature of surrounding. तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा दैट बॉडी का टेम्परेचर विल बी इक्वल टू T naught प्लस ऑफ डेल्टा T। T naught यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, यहाँ पर लिख देता हूँ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आपके बॉडी T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। मैंने आपसे बोला कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो मैंने बोला स्लाइटली ज्यादा है, डेल्टा टी से ज्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस इज डेल्टा टी। तो बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी टाइम ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर डेल्टा टी कम होगा, बस इतनी सी बात है। मतलब अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी नॉट है तो बॉडी का टेम्परेचर टी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा टी होगा। तो अगर आप सिर्फ इस फैक्टर को ऑब्जर्व करें विच इज टी टू द पावर 4 माइनस ऑफ टी नॉट टू द पावर 4, तो इस फैक्टर को आप लिखेंगे टी नॉट प्लस ऑफ डेल्टा टी टू द पावर 4 माइनस ऑफ व्हाट? तो माइनस ऑफ टी नॉट टू द पावर 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, अब आप में से नीट के ही हो सारे, कोई जेई वाला भी है? सर मैं हूँ जेई वाला। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं टी नॉट टू द पावर 4। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, घबराना नहीं नीट वालों, बस मैं एक व्यू दे रहा हूँ कि क्यों हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करते हैं। डेल्टा टी बाई डेल्टा टी नॉट टू द पावर 4 माइनस ऑफ 1। और ये जब ये सॉल्व करोगे बाइनोमियल बाइनोमियल लगा वगा के जब सॉल्व करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। ये इस फॉर्म का रिजल्ट आएगा, टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 की वैल्यू। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब इस केस में आप क्या लिख सकते हैं? इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये जो आपका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट विल बिकम इक्वल टू कितना? तो दैट बिकम्स इक्वल टू, ये बाकी फैक्टर जो है वो तो वैसे ही रहेंगे, बाकी फैक्टर्स वो सब ऐसे ही रहेंगे, कांस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है। ये अगर आप देखो तो टी डॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो गया या नहीं हो गया? अगर आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी देखें, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आ गया। और ये डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा टी वही स्मॉल सा टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आई हो तो बस इतनी सी बात याद रखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि अगर बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटा है, 40 या 40 से कम है, तो उस केस में द रेट एट विच द बॉडी रेडिएट्स हीट और द बॉडी कूल्स डाउन, दैट रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो डी theta divided by dt, that is the rate at which the heat flows from the body, will be simply equal to the difference of temperature between the body and the surrounding, that is theta minus of theta naught, theta minus of theta naught। इसी को हम रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं या इसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं।
कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये थीटा मैंने लिखा है एनर्जी नहीं है, ये जो थीटा मैंने लिखा है ये टेम्परेचर है, कि द रेट एट विच द बॉडी लूजेस इट्स टेम्परेचर पर यूनिट टाइम विल बी सिंपली द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। यहाँ पर कोई फोर्थ पावर यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। कहानी का मतलब यह है कि स्टीफेंस लॉ में फोर्थ पावर आप यूज करते हो ऑफ द टेम्परेचर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर यूज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर यूज नहीं होता है। बट ये कब तक नहीं यूज होगा? ये तभी तक यूज नहीं होगा जब तक आपके बॉडी और टेम्परेचर, बॉडी और सराउंडिंग के बीच के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत छोटा हो, तभी तक यूज नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको आपने किसी सराउंडिंग में रख दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर उस केस में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर जो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिंपली कहता है द रेट एट विच द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। भाई बात समझ में आ गई? आना बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना। अब इसी में कई बार आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ग्राफ भी पूछ लिया जा सकता है। अगर आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है इतना समय नहीं है, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ग्राफ ड्रॉ करें, या डेल्टा थीटा डी थीटा, ये थीटा है बेटा, है ना, रेट ऑफ द कूलिंग का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें विथ टाइम, तो टाइम मतलब नॉट विथ टाइम, टाइम के साथ बाद में ड्रॉ करेंगे, थीटा माइनस ऑफ थीटा नॉट के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ करें इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का ऑब्वियसली जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। यस सर। हो गया? जी सर हो गया। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक तो ये है कि सर आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन इसी सवालों को बिना इंटीग्रेशन, बिना लॉग लगाए भी सॉल्व कर सकते हो। और अब मेडिकल वाले तो खास करके ये मेथड याद रखेंगे, मेडिकल वालों को कोई जबरदस्ती लॉग वॉग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे सवाल करा दूंगा, बट उससे पहले समझे। मान लीजिए कि आपकी कोई ये बॉडी है और ये सराउंडिंग है, ये बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट डिग्री सेंटीग्रेड है। हमेशा एक बात याद रखना, सराउंडिंग का टेम्परेचर विल नॉट चेंज। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करेगा। भाई बॉडी जितना भी हीट रेडिएट कर दे, सराउंडिंग के टेम्परेचर को आप हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इट विल नॉट चेंज। अब आपको बोला गया कि ये इस बॉडी ने क्या किया, हीट रेडिएट किया। ऑब्वियसली मान लीजिए कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, बॉडी ने हीट रेडिएट किया। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है और बॉडी का जो टेम्परेचर है इट बिकेम थीटा 2, बट सराउंडिंग का टेम्परेचर विल स्टिल बी इक्वल टू थीटा नॉट। सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल बी इक्वल टू थीटा नॉट। ठीक है। तो आपको इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अगर थीटा 1 से थीटा नॉट पहुंचा वो डेल्टा टी में, तो थीटा 2 से फिर वो नए टेम्परेचर पे कितने टाइम पे पहुंचेगा। ये सब इस तरह के बला बला टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि करना क्या है। आपको सिंपली करना ही है, आपको हमेशा याद रखना है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस के प्रोपोर्शनल लिखा था ना, माइनस ऑफ थीटा नॉट, यही तो होगा। आपको मैंने अभी बताया था ना कि डेल्टा थीटा या डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे लिख लें अगर, तो इसको
ये एवरेज मेथड टेक्निक बोला जाता है इसको। डेल्टा थीटा बेसिकली इसका मतलब है कि थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t टाइम्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ थीटा नॉट। ये मेथड है जो अगर ये आप याद रख लेंगे तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और नीट वालों आपको ये रटना है। थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1 मतलब थीटा 2 माइनस ऑफ थीटा 1, ये जो फाइनल टेम्परेचर है और जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है उन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टाइम इन विच इट हैज the temperature of the body has changed from theta 1 से theta 2, ये वो टाइम है, is equal to minus of k into theta 1 plus of theta 1 plus of theta 2 divided by 2, ये एवरेज वैल्यू हो गई दोनों टेम्परेचर की, माइनस ऑफ थीटा नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। फॉर्मूला नोट करो, इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। हीट सराउंडिंग में ही जाएगी, हीट कहीं और नहीं जाएगी बेटा, हीट सराउंडिंग में ही जाएगी। बट सराउंडिंग का आप इस तरह से ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि सराउंडिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा है कि उसके हीट जो उसमें रेडिएट होके जा रही है वो उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। देखो बेसिकली रेडिएशन के केस में होता क्या है, रेडिएशन में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी इतना समय नहीं है कि एक एक चीज बताई जाए, एक एक चीज का मैं बहुत सारी चीज नहीं बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट रेडिएशन का एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें बॉडी जिसने हीट रिलीज किया उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और वो हीट जो दूसरी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो ये बात ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सन और अर्थ का एग्जांपल लूं, सन और अर्थ, सूरज और जमीन, तो आपको मालूम है कि सन से हीट रेडिएट होती है तभी वो अर्थ तक पहुंचती है ना। सन हीट रेडिएट करता है और वो हीट कहाँ पहुंचती है, तो वो हीट अर्थ तक पहुंचती है। बट आपने ये भी सुना होगा कि सन और अर्थ के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम है, पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है सन और अर्थ के बीच का, उसके टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आप ऊपर की तरफ जाने लगे, अगर आप अर्थ से ऊपर जाएंगे, मान लीजिए अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर चले जाइए, टेम्परेचर कम हो जाता है ना, ऊपर बढ़ने के बजाय टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेडिएशन के प्रोसेस में हमेशा याद रखो कि इंटरवेनिंग मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप आग जला दीजिए कहीं पर और आग जला के वहां पर जाके खड़े हो जाइए आप, तो आप हीट एब्जॉर्ब करेंगे तभी आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आप हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेडिएशन के केस में इंटरवेनिंग मीडियम के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडिएशन के केस में इंटरवेनिंग मीडियम के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ उसी पे फर्क पड़ता है जिस बॉडी ने हीट रेडिएट किया और जिस बॉडी ने हीट को एब्जॉर्ब किया, उन्हीं के टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। समझ आ गया बेटा? ठीक है सर। अब सुनिए, आपको इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोला गया, प्रश्न क्या है सर? प्रश्न ये है कि आपसे एक सवाल बोला गया कि सर अ कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। आपसे सवाल में बोला जा रहा है कि द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30, मतलब द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका सवाल ये है कि फाइंड टाइम required by the body to cool from 60 degree centigrade to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जाना है तो कितने समय में ये कूल हो जाएगा 60 डिग्री से 50 डिग्री? बात समझ में आई? अच्छा ये मत कह देना सर कि पहला वाला 80 से 60 हुआ है 1 मिनट में, तो इसका मतलब है कि 80 टू
60 अगर 1 मिनट में हुआ है तो इसका मतलब है कि 80 to 70 वो 30 सेकंड्स में हुआ होगा, और फिर 70 से 60 30 सेकंड्स में हुआ होगा, तो मतलब हर 10 डिग्री के लिए 30 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 से 50 भी 30 सेकंड में होगा। ये गलत है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ठंडी होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, वैसे वैसे द रेट एट विच इट विल रेडिएट हीट वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, रेट ऑफ रेडिएशन भी कम होता जाएगा, है ना। तो वो रेट डिक्रीज करता है समय के साथ। ठीक है, तो इसलिए वो हर सेम टेम्परेचर के डिफरेंस के लिए टाइम की वैल्यू सेम नहीं होगी, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो सर क्या करना है सर, कैसे करें सर इस केस में? तो इस केस में सॉल्व करके देखते हैं हमें कहां से कहां पहुंचना है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको दिखाई देगी, एक बार है 80 से 60 और दूसरी बार है 60 से 50। ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 30। तो दो इक्वेशन बना लीजिए। क्या बोला था अभी आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैंने बोला था θ2 माइनस ऑफ θ1। फॉर्मूला देखिए एक बार, फॉर्मूले पे आते हैं। अच्छा मैंने रेस कर दिया। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस ऑफ θ1, क्या था फॉर्मूला? सर देखो लेफ्ट पहली, साइड, हाँ लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड पे में क्या था? θ2 माइनस θ1 था। θ2 माइनस ऑफ θ1 था। तो θ2 मतलब जितने टेम्परेचर पे अपन पहुंच गए, और θ1 जहां से अपन स्टार्ट हुए। तो 60 माइनस ऑफ 80 लिखेंगे आप। कितने समय में ऐसा हुआ? तो 1 मिनट में ऐसा हुआ। इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बोला था? के। राइट साइड पे क्या बोला था? माइनस ऑफ के, रेट ऑफ कूलिंग है तो माइनस के, इनटू क्या था? θ1 प्लस ऑफ θ2 था। देखिए जी θ1 सर। प्लस ऑफ θ2 कितना हो गया? 80 प्लस ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 2। गलत तो नहीं बोल रहा है मास्टर? माइनस ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना? तो 30। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, दिस इज 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 70 माइनस ऑफ 30। ठीक है, तो सर माइनस से माइनस मर गया। तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक इक्वेशन आ गई आपकी कि 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो के टाइम्स ऑफ 40 के। तो के की वैल्यू यहां से आ गई सर 1/2। पहली, पहले से आपने के की वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में आपको कहां से कहां जाना है सर? दूसरे केस में आपको जाना है 60 से 50 तक, यहां से यहां जाना है। अभी एक, अब सर दूसरे केस में हमें कहां से कहां जाना है? तो हमें जाना है 60 से 50। 60 से 50 के लिए फिर से यही इक्वेशन आप अप्लाई कर लीजिए। तो 60 से 50 मतलब 50 पे पहुंचना है आपको। 50 माइनस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय, हमें टाइम चाहिए, वो टाइम निकालेंगे माइनस ऑफ के। अब माइनस ऑफ के की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। समझ में आई बात? के जो है आपका, वो तो के कांस्टेंट है, तो के तो फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 60 प्लस ऑफ 50 मतलब 110 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल बी स्टिल कंसीडर टू बी 30। अब बताओ यहाँ से टी की वैल्यू निकल आएगी या नहीं निकल आएगी? तो यहाँ से सीधी सीधी सी टी की वैल्यू निकाल लोगे ना। जी सर। बस खत्म हो गया। तो इसलिए इसको याद रखो, ये लॉग, यू कैन अवॉइड लॉग। लॉग को आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप इससे सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेगी, लॉग का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यू, इफ यू वांट टू अवॉइड दिस, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हो गया सर? सर ये 4/5 आ रहा है लास्ट में। जितना भी आ जाए, जितना भी आ जाए, टाइम टाइम 4/5 मिनट में आएगा। मिनट में है, तो 0.8 मिनट्स आ गया। हाँ, क्योंकि आपका जो पहला वाला टाइम है वो भी मिनट में, के की जो वैल्यू आपने निकाला है वो भी मिनट में। दिस इज हाफ अ मिनट, के की वैल्यू। तो इसलिए वो जो 4/5 आएगा वो भी मिनट में आएगा। अगर आपको आंसर सेकंड में देना है तो सेकंड में दे दीजिए फिर वहां से। ठीक है सर?
अब इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करिए, जितनी कर सकते हैं करिए दबा के। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका निपट गया। अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो और इम्पोर्टेंट पोर्शन है, दैट इज केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये हीट का दूसरा जो पोर्शन है आपका, वो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो भी पोर्शन मैं बता रहा हूँ, ये बिलीव मी, इससे आपके जेई से लेके नीट तक सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन सब पोर्शन पे आपको चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है सर। देखिए सर, केटीजी में मैं उसके असम्पशंस पे नहीं जा रहा हूँ। असम्पशन आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा। मैं असम्पशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधी सीधी सी बातों पे आ रहा हूँ कि सर केटीजी में अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड आप पढ़ते हैं। और क्या क्या स्पीड पढ़ते हैं? आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जिसको कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब गैस के पार्टिकल्स की 3 तरह की स्पीड पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और कौन सी स्पीड? तो आरएमएस स्पीड, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है। अब ये स्पीड्स होती क्या है? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का बेसिक मतलब आपको शायद पता हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब होता है कि द स्पीड विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑब्वियसली कोई मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। और एक मॉलिक्यूल है जिसकी रफ्तार, मतलब स्पीड या वेलोसिटी जो भी कह लो, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, 6 मॉलिक्यूल्स, आउट ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स हैज अ वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड इज दैट वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन माय गैस, राइट। तो ये जो वेलोसिटी विच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये है कि सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार होगी वो कितनी होगी? तो 1 मीटर पर सेकंड होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2kT डिवाइडेड बाई m। के क्या चीज है यहाँ पर? थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या चीज है? कौन बताएगा? के क्या चीज है? थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, इतने सन्नाटे। के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? के यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट है? अरे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत बढ़िया साहब। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। बताइए। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है सर। सर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा ये? मैं सन्नाटो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर बाई एन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फर्दर और कैसे लिखते हैं आप? आर बाई एन। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। खैर, इतना तो रख ही सकते हो। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। दूसरा, वी एवरेज की वैल्यू, अगर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लिखा जाए तो वो लिखा जाएगा 8RT डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है। और तीसरी स्पीड जो है वो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको क्या लिखते हैं हम? 3RT डिवाइडेड बाई m।
सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है? वी आरएमएस, उसके बाद वी एवरेज, उसके बाद वी मोस्ट प्रोबेबल। अगर आप इसका एवरेज ले लें तो वी आरएमएस इज टू वी एवरेज इज टू वी मोस्ट प्रोबेबल। इसका एवरेज अगर आप रेशियो ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू √3 इज टू √8 बाई पाई, और ये वाला जो है दैट विल बी इक्वल टू √2। दिस इज द रेशियो ऑफ दीज थ्री स्पीड्स। लिख लिया? ओके, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल। द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल of a gas is 400 meter per second. मान लीजिए if half of gas leaks out at constant temperature, अगर आधी गैस कांस्टेंट टेम्परेचर पे लीक कर जाए, then RMS speed of remaining molecule would be, चार ऑप्शन है सर आपके, 800 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 400√2 मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 400 मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 200 मीटर पर सेकेंड। क्या होएगा? सोचो और बताओ। सोचो और बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्चुअल सवाल, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज सच नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल सवाल है भाई, एज सच कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है इसमें। सर इसकी वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी? मुझे नहीं पता, मुझसे पूछो नहीं, मुझे आंसर बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा। सी पार्ट लग रहा है, मतलब सेम ही रहेगी सर। सी पार्ट लग रहा है? जो लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है आपको। यस ऑफ कोर्स सी पार्ट रहेगा, इसको कोई लेना देना इससे थोड़ी है कि आधा गैस निकल गया या 1/4 गैस निकाल दिया आपने, क्या निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉलिक्यूल्स विल हैव द सेम आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आरएमएस वैल्यू का लेना देना, क्योंकि वी आरएमएस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? √3 RT/m, as long as the temperature is same and the molar mass is same। आपके अमाउंट ऑफ गैस से फर्क नहीं पड़ता इस पे, है ना। क्वांटिटी गैस की कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कितने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर देता तो आरएमएस वैल्यू चेंज हो जाती, मास चेंज कर देता तो शायद चेंज हो जाती, बट ये सारी चीजें फिक्स है, इसलिए आरएमएस वैल्यू विल नॉट चेंज। और आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है इट विल रिमेन एज 400 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए याद रखो, गैस के अमाउंट को अगर आप चेंज कर दोगे तो आरएमएस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरएमएस वैल्यू विल रिमेन एज इट इज, आरएमएस वैल्यू वही की वही रहेगी। अच्छा सर, इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल of diatomic gas is V। RMS वैल्यू जो है डायटोमिक गैस की वो V है। when temperature is doubled, जब आप टेम्परेचर को डबल कर देंगे, when the temperature is doubled, the molecules dissociates
ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स इनटू टू एटम्स, दो एटम में डिसोसिएट कर जाता है, ब्रेक कर जाता है इनटू टू एटम्स। द न्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड वुड बी, द न्यू आरएमएस स्पीड विल बी, मतलब अगर इसको आप डिसोसिएट कर दें तो नया जो आरएमएस स्पीड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड की नई वैल्यू क्या होगी। तो देखो सर, ये डायटोमिक जब है, मान लो कोई भी गैस है जिसका मॉलिक्यूल डायटोमिक है, मतलब मान लो कि उसको मैं X2 कह रहा हूँ, तो जब ये डायटोमिक है तो उस केस में VRMS की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, तो दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, क्योंकि मुझे कुछ भी और इंफॉर्मेशन नहीं है। द ओनली इंफॉर्मेशन दैट आई हैव इज दैट दिस मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू टू पार्टिकल्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो जब ये डायटोमिक है तो इस केस में आप लिखेंगे 3RT/m। क्लियर। अब आपसे कहता है कि जब हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो टेम्परेचर को डबल कर दिया तो उस केस में नई आरएमएस स्पीड क्या होगी। तो ये डिसोसिएट भी तो हो रहा है साथ साथ, मतलब X2 विल ब्रेक इनटू टू टाइम्स ऑफ X। तो मैं समझ में आया क्यों। तो नया वाला जो VRMS होगा, नया वाला जो VRMS होगा, VRMS डैश, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, 3R। टेम्परेचर की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 2T डिवाइडेड बाय मास। अभी भी क्या लिखेंगे, मास की वैल्यू क्या लिखेंगे, M या M/2। सर डिसोसिएट कर गया तो एक F/2 एक हो जाएगा। मॉलिक्यूल के लिए मास M/2 हो जाएगा, सीधी बात है। भाई नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। अब पहले आप X2 वाज द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्टिकल्स जो एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे, मतलब दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे। अब जब वो डिसोसिएट कर गया तो इन अ सिंगल एटम, तो सिंगल एटम की अगर आप स्पीड निकालेंगे तो उसके तो सेम ही लिए रहेगी। मास भी तो आधा हो जाएगा, है ना। नहीं सेम नहीं रहेगी। 4, ये हो जाएगा 4 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3RT डिवाइड बाई, और 3RT/m क्या है, VRMS है। तो VRMS डैश की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो √4 टाइम्स ऑफ VRMS, मतलब √4 टाइम्स ऑफ VRMS का मतलब कितना हो गया, 2 इंटू VRMS, और VRMS आपको कितना दे रखा है, V, तो ट्वाइस ऑफ V, ये आंसर है, डबल हो जाएगी। वेरी गुड। ओके सर। तो दिस टेम्परेचर डबल हुआ है टेम्परेचर, और डिसोसिएट हुआ है मॉलिक्यूल। हाँ, अगर टेम्परेचर डबल हुआ है तो टेम्परेचर डबल हुआ है और मास भी साथ साथ आधा हो गया ना। टेम्परेचर डबल हुआ है, मास भी क्या हो गया, मास भी आधा हो गया। ठीक है, ठीक है। क्लियर। यस सर। ठीक है सर, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो